नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे यहां पर चांदी की, जहां पर मुनाफा वसूली जोरदार गहराती हुई नजर आई है। आपको याद दिला दें कि 4,22,000 ऑल टाइम हाई हमने इसी साल में चांदी का होता हुआ देखा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह की मुनाफा वसूली और लगातार गिरावट यहां पर बनती हुई नजर आई है, बाजार को लगने लगा है कि शायद एक बार 2 लाख का लेवल भी चांदी यहां पर नीचे में टेस्ट कर सकती है। साथ ही बात करेंगे खाने के तेलों की, जहां पर बढ़त फिर से देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी यहां पर एल निनो की कई प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में चिंताएं हैं और उसका असर हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर, ऑल इंडिया कॉटन सीड क्रशर्स एसोसिएशन के चेयरमैन संदीप बजौरिया एंड मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और पहले खाने के तेलों की बात कर लेते हैं। संदीप जी, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से देखते हैं पाम तेल में जो ओवरनाइट यहाँ पर तेजी आती हुई नजर आई है, इवन एज क्रूड ऑयल प्राइसेस में गिरावट है, पाम के जो फंडामेंटल्स हैं वो अलग चल रहे हैं? मनीषा जी, आपने सही कहा। लास्ट 3 सेशन में पाम बढ़ता रहा है और पाम 4700 रिंगिट तक आज सुबह पार कर गया था। बाद में थोड़ा मिड डे क्लोज होने में थोड़ा नीचे आया है। देखिए, अभी क्रूड ऑयल एंड ये वॉर अभी थोड़ा हमारे पीछे जा चुका है। हमने देखा 110 115 क्रूड ऑयल से अभी क्रूड ऑयल 75 73 पे आ गया है। एंड लेकिन जो इंडोनेशिया में दो बातें हैं। एक तो इन्होंने B50 का जो अनाउंसमेंट किया है कि B40 को B50 करेंगे 1 जुलाई से, वो बड़े सीरियस है उस चीज को लेके। और गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स बार बार कह रहे हैं कि ये हर हालत में होने वाला है। तो एक तो वो B50 होने से पाम ऑयल बायोडीजल में ज्यादा जाएगा इंडोनेशिया में। दूसरी बात रही अल्नीनो की। अल्नीनो का तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से हमें बारिशें अभी तक आई नहीं थी। अब देखिए, कम से कम कल से हमें बॉम्बे में रिलीफ है। कल से बारिशें आई हैं बॉम्बे में। लेकिन सब डिले हो गया है, मानसून कैलेंडर डिले हो गया है। और इंडोनेशिया में भी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पाम में ये साल वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 2026 में करीबन 1 मिलियन 1.5 मिलियन एडिशनल तेल बनेगा 25 के इस पे। तो अब अल नीनो के चक्कर को लेते हुए कह रहे हैं ये 2 मिलियन कम हो जाएगा। तो वो कारण को लेके भी पाम में मतलब वो लोग एफओबी में इतना ढंग से बेच नहीं पा रहे हैं, सस्ता बेच नहीं पा रहे हैं। और उस कारण से हमने देखा कि पाम ऑयल मजबूत खड़ा हुआ है। बट फिर भी पाम एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे है। पाम मतलब बहुत महंगा नहीं है आज के दिन। अभी सीपीओ का लेवल आप देखिए $1230 जुलाई शिपमेंट सीएनएफ इंडिया कांडला पोर्ट पे। ये कोई महंगा तेल नहीं है। ये रीजनेबल तेल है। सोयाबीन ऑयल देखें हम, वो भी चल रहा है। जून का सोयाबीन ऑयल हो गया 1275 है। अगस्त सितंबर का सोयाबीन ऑयल 1265 है। तो पाम सोया एक दूसरे के 30-40 डॉलर के गैप पे चल रहे हैं। सनफ्लावर एक तेल ऊंचा है। सनफ्लावर की कीमतें आप समझ के चलिए 1400 से $1440 की है। ब्लैक सी का 1440 है, अर्जेंटीना का 1400 है। तो वेज ऑयल में अल्नीनो को लेके सपोर्ट मिल गया है। वेज ऑयल में $1200 का हैंड ब्रेक है, आप समझ के चलिए, अल्नीनो को लेके। नहीं तो क्रूड इतना नीचे आने के बाद में वेज ऑयल में और नीचे जाने की गुंजाइश बन सकती थी। वो अभी नहीं बनी है बिकॉज दी अल्नीनो के कारण में और ये B50 के कारण में इंडोनेशिया में। और एट द सेम टाइम यूएस में जो बायोडीजल के उन्होंने मैंडेट्स और एलोकेशन बढ़ाए हैं, ये इस बातों को लेके। तो अच्छी बात है कि वेज ऑयल अब एक स्टेडी रेंज में चलेगा। मेरे ख्याल से 1200 से लेके 1300 का रेंज समझ के चलिए सीएनएफ इंडिया पाम ऑयल के लिए और सोयाबीन ऑयल के लिए। ये माहौल लग रहा है। इंडियन मार्केट्स में डिमांड किस तरह से आप देखते हैं संदीप जी? क्योंकि गर्मी ऑलमोस्ट डन है। जैसे हम बात कर रहे थे कि मानसून धीरे धीरे यहाँ पर प्रोग्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। बारिशों के टाइम में हम यूजुअली देखते हैं एडिबल ऑयल की डिमांड यहाँ पर बढ़ती है। क्या वो एक्सपेक्टेशंस ऑन है? हाँ, बहुत सही कहा आपने मनीषा जी। गर्मी में एडिबल ऑयल की डिमांड बहुत कम हो जाती है। ऐसे भी गर्मी से लोग हैरान होते हैं, उसमें फिर फ्राइड चीजें खाने का मूड मूड नहीं करता है। अब जैसे बारिशें आ गई है, थोड़ा ठंडक की लहर फैल गई है, तो अभी पकोड़े बनेंगे, समोसे बनेंगे। अब सब वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि एडिबल ऑयल की डिमांड फर्स्ट वीक जुलाई से अच्छी पिकअप करनी चाहिए। जो बड़ी स्लो रही है मई में और जून में, 2 महीनों में। तो फर्स्ट वीक जुलाई में, और जैसे इंडिया में हर कोने में बारिश का एक बार इनिशियल हो जाएगा ना, तो फिर एडिबल ऑयल की डिमांड पिकअप करेगी, ये हमारा ख्याल है। किस तरह के इंपोर्ट नंबर्स आपने देखे हैं मई के महीने में, फर्स्ट हाफ जून में अभी तक? मई में और फर्स्ट हाफ जून में देखिए, मतलब इंडिया इंडिया के पास में जिस तरह के स्टॉक्स अवेलेबल थे और इस तरह से जो डिमांड थी, तो वो खास मूवमेंट नहीं हुआ और इंडस्ट्री को भी कोई खास पैरिटी पे काम नहीं हो रहा था। तो ये दोनों बातें साथ के साथ में है। एंड अभी रुपी भी थोड़ा स्टेबल हो गया है। अभी ऊपर में देखा हमने 97 रुपी छू के अभी 94.6 94.7 के आसपास आ गया है। इससे कंज्यूमर को भी फर्क पड़ा है। इसमें आप देखिए तो करीबन जो हमारे यहाँ पीक कीमतें थी, वो पीक कीमतों से अभी तेल की कीमतें आप समझ के चलिए 3 रुपए किलो 4 रुपए किलो नीचे आ चुकी है।
सो आई थिंक आने वाले फेस्टिवल सीजन में और सब जगह पे रुपी भी अभी जिस तरह से क्रूड की कीमतें हैं और इकोनॉमिक मैक्रो फैक्टर्स थोड़े एडजस्ट हो रहे हैं, तो हमें लग रहा है रुपी का भी रेंज अभी जो है वो 92 से 95 96 के बीच में आ गया है। तो जैसे रुपये और यदि नीचे गया तो तेल की कीमतें और रिजनेबल हो जाएगी। तो ये ओवरऑल आई थिंक वेज ऑयल का सिनारियो इंडिया में अच्छा हो गया, लेकिन अभी हमें जो चिंता है वो यही है कि ऑयल सीड का प्रोडक्शन खरीफ में क्या होगा। और थोड़ा सोयाबीन का सोइंग बढ़ने वाला है, बिकॉज थोड़ा कौन से एरिया सोयाबीन में जाने वाला है। लेकिन फिर भी अब बारिशों का पैटर्न क्या रहेगा, 4 महीने में बारिश कैसे पड़ेगी और किस तरीके से उसका ऑयल सीड ग्रोइंग एरिया में उसका एलोकेशन रहेगा, वो एक चिंताजनक विषय हमारे सामने है। तो वो ध्यान से देखना पड़ेगा। एंड अदरवाइज वर्ल्ड में तेल है अवेलेबल, ये नहीं कि वर्ल्ड में सोयाबीन मान के ऑयल चलें की कि पर्याप्त यहाँ से मात्रा में बहुत अवेलेबल। ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी प्राइसेस में पाम के। आप कहेंगे अपर लिमिट पे आ गया अपनी रेंज के। नहीं मनीषा जी, जैसे मैंने आपको कहा कि आज लेवल $1230 का है, जुलाई शिपमेंट सीपीओ का इंडिया में। तो हम्म। मुझे लग रहा है ये $1200 का तो हैंड ब्रेक है, तो 1200 से $1300 का लेवल में। बिकॉज देखिए अभी क्रूड तेजी का एक दूसरा एस्पेक्ट होता था क्रूड, अब क्रूड तो आके 73 75 पे आ गया है। अब तो ये लेवल पे आके तो वो जो सेकंड जो पुश मिलना था तेजी का, वो पुश अब क्रूड के कारण मिल नहीं पाएगा। हम्म। अब सिर्फ जो भी पुश मिलना है वो अल्नीनो के कारण मिलेगा, B50 के कारण मिलेगा। ओके। तो वो पुश के कारण मैं अभी रेंज 1200 से $1300 में गिनता हूँ सोयाबीन ऑयल के लिए और पाम ऑयल के लिए CNF इंडिया। ऑलराइट। अधिक क्रूड आज भी $100 होता तो फिर हम रेंज डेफिनेटली हम 12.5 पौने 13 से $1400 की रेंज बोलते थे, लेकिन अब वो क्रूड नीचे आने से वो रेंज अभी नहीं रही। पॉइंट टेकन। संदीप जी बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स वो B50 मैंडेट, इंडोनेशिया का एल निनो, रुपया, ये सारी चीजें ऑफ कोर्स देखनी होंगी आगे जाकर। एंड मोस्टली खरीफ प्रोडक्शन यहाँ पर किस तरह की निकल के आती है। और जहां तक प्राइसेस की बात है पाम में, अब रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है विद 1200 का, जैसे उन्होंने कहा $1200 का FOB प्राइस एज अ सपोर्ट लेवल। लेकिन ध्यान अब यहाँ पर सोने चांदी की तरफ डालेंगे। हमारे साथ किशोर नारने हैं। किशोर, कैसे देखते हैं आप गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस और जिस तरह की मुनाफा वसूली इन दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में ओवरनाइट मार्केट्स में देखने को मिली है? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक मतलब इसको मुनाफा वसूली नहीं बोल सकते हैं कि मुनाफा तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। तो आई थिंक भी नहीं है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फंडामेंटली जो रेट हाइक की तरफ जा रहे हैं क्या, आई थिंक वो प्रॉब्ली सितंबर मीटिंग में ही आपका रेट हाइक होने का आशंका मार्केट डिस्काउंट कर रहे हैं, और उसके वजह से आपको प्रेशियस मेटल्स में जो गिरावट देख रहे हैं और हेवी सेल ऑफ उसके लिए भी है। सो रिस्क ऑफ है, एट द सेम टाइम आपका कॉस्ट ऑफ मनी जो है वो बढ़ने वाला है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट द मार्केट इज डिस्काउंटिंग। और जहाँ पे हाईली वीक हैंड्स है जो सिल्वर जैसा है, कि जहाँ पे रिटेल का ज्यादा पार्टिसिपेशन रहता है, वहाँ पे हायर बीटा रहता है। तो उसके वजह से आपको सिल्वर में ज्यादा डाउन साइड देखने के लिए मिल रहा है। आपको क्रिटिकल सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं 227 226 के आसपास है जो करंट लेवल से। 2,25,000 के आसपास इंडियन लेवल इमीडिएट सपोर्ट है। रेसिस्टेंस आपको 2,32,000 के आसपास आएगा, बट मैं यहाँ पे अगेंस्ट द ट्रेंड जाना नहीं चाहता हूँ। एक बार के लिए होल्ड कीजिए। अगर $66 जो है वो होल्ड करना चाहिए था, बट वो होल्ड नहीं कर रहा है एज ऑफ नाउ। तो प्रोबेबली ये वीकेंड तक देखना चाहिए कि कैसे इसको हाउ दिस वीक विल क्लोज। सो आइडियली $63-66 आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल्स होना चाहिए। इफ इट रिकवर्स बैक टू $66 लेवल्स, प्रोबेबली वहां से एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बट फिलहाल के लिए इसमें जो वीकनेस है और जो प्रेशर है वो बने रहेगा। वेल जी हाँ, वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। एक महीने में करीबन 16% की गिरावट इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर देखने को मिली है। इंटरनेशनल मार्केट्स की गिरावट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रही है। फॉर इंडियन मार्केट्स इंपोर्ट ड्यूटी और साथ ही साथ रुपये डेप्रिसिएशन यहाँ पर काउंट इन हो रहा है, लेकिन बहुत शार्प गिरावट। एंड किशोर, जैसे आपने कहा, खरीदने के लिए 66 के लेवल्स देखना ज़रूरी है। यहाँ से गिरावट कितनी और आ सकती है? क्या सब 60 का रिस्क है? Again, see, $2 है, sub 60 is not far away, and as you know, तो मतलब अगर होना है तो शाम तक भी हो सकता है. So it's not a big deal. The factor which one should look at is that industrial demand का जो है, रिटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड कभी आएगा? मेरा जो मानना था कि अगस्त से इंडस्ट्रियल डिमांड वापस आना चाहिए था. But again, there are two aspects. One is that क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं, तो आपको अल्टरनेट फ्यूल्स एंड रिन्यूएबल्स का डिमांड
थोड़ा जनरली कमजोर पड़ता है। सेकंड इज दैट कि आपको सस्टेनेबली अगर पीस ट्रीटी हो जाता है एंड ईरानियन ऑयल अगर बाहर आ जाता है तो प्रॉब्ली आपको एक जो एडिशनल प्रेशर रहेगा रिन्यूएबल्स के ऊपर। सो दैट्स वेयर एक्चुअली जो एंटायर सिल्वर वाज ड्रिवन बाय रिन्यूएबल मार्केट, तो वहां पे एक आपको जो इंडस्ट्रियल डिमांड का एक पीछे हटने का आशंका है। सेकंड इज एब्सोल्युटली कॉस्ट ऑफ मनी, बोथ गोल्ड एंड सिल्वर को एक्चुअली इंटरेस्ट रेट्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, और आज मार्केट ये मान के चल रहा है कि प्रॉब्ली सितंबर में एक रेट हाइक हो सकता है यूएस में। तो ये मान के चलें, ऑफ कोर्स रेट हाइक की पॉसिबिलिटी यहाँ पर मार्केट्स में है, लेकिन ये मान के चलें किशोर, इन सम सेंस यहाँ पर पैसा सोने चांदी को अब छोड़ता हुआ नजर आया है, और जब तक वो सपोर्ट लेवल या थोड़ी सी बढ़त यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, बायर्स इन्वेस्टमेंट शायद ही यहाँ पर लौटे। आई थिंक प्रॉब्ली रिटेल नहीं आएगा, बट जो मनी स्पेशली फरवरी मार्च जनवरी से जो मार्च क्वार्टर में जो मनी आया था वो मोस्टली लॉन्ग टर्म मनी भी आया था। ग्लोबली हेज फंड्स एंड ग्लोबली जो पेंशन फंड्स का भी काफी पैसा गोल्ड सिल्वर में आया था। आई थिंक दोज आर नॉट जनरली शेकन फॉर शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स, बट अगेन जो नया जो फ्लोस है वो शायद तुरंत नहीं आएगा। प्रॉब्ली आपको एक क्वार्टर और सितंबर अक्टूबर तक शायद उसमें बहुत बड़ा फ्लोस नहीं आएगा, बिकॉज जो फ्लोस आपको ईटीएफ्स के थ्रू आ रहे थे, हाइब्रिड फंड्स एंड मल्टी एसेट फंड्स के थ्रू आ रहे थे, वो फ्लोस वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे, प्रॉब्ली एटलीस्ट एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर तक। पॉइंट टेकन। हमारे साथ गुजरात अम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर भी हैं। चिराग नमस्कार। जैसे किशोर ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा बुलिशनेस एज ऑफ नाउ यहाँ पर मार्केट्स में नहीं है, जो लॉन्ग टर्म पैसा है वो चांदी में पड़ा है, वहाँ पर मुनाफा वसूली नहीं आई है, लेकिन नया पैसा अब यहाँ पर नहीं आता हुआ नजर आ रहा। जहाँ तक फिजिकल बुलियन या डिजिटल सिल्वर की मूवमेंट की बात है, और क्योंकि आप इन तीनों ही चीज़ों में हैं, यहाँ पर किस तरह का मूव्स है? नमस्कार मनीषा जी। अगर फिजिकल मूवमेंट में अभी वी आर ट्रेडिंग एट $2 ऑफ प्रीमियम, आज हम $2 प्रीमियम पे फिजिकल कारोबार हो रहा है मार्केट में। देयर इज नो वे कि जहाँ पे नया सिल्वर मार्केट में कैसे आएगा उसका कोई अंदेशा नहीं है। एवरीवन हैज गॉन टू डीजीएफटी। जब से ये ड्यूटी बढ़ा है, जब से रिस्ट्रिक्शन आया है, तो नया बार्स और नया ग्रेन्स इंपोर्ट कैसे होगा उसका कोई क्लैरिटी आज की तारीख में नहीं है। दैट इज द मेन रीजन कि आज हम $2 प्रीमियम पे चल रहे हैं। अगर ये $2 प्रीमियम नहीं होता, अगर ये 15% ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने बढ़ाया, ये अगर बढ़ाया नहीं होता, वी वुड हैव बीन ट्रेडिंग एट अराउंड 2,05,000 या 2,10,000 पे हम आज ट्रेड कर रहे होते हैं। तो फिजिकल डिमांड, रिटेल इन्वेस्टमेंट डिमांड थोड़ी बहुत है प्लेटफॉर्म पे, बट एट द सेम टाइम इतना जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, दे आर नॉट कीन टू सेल एट दिस लेवल्स। इनफैक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने ये भी देखा है कि हमने सर्वे किया जब रिटेल इन्वेस्टरों से, सो दे आर मोर कीन कि अगर यहाँ से और अगर गिरता है तो वी विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द फॉर्म ऑफ SIP एंड वी विल कीप बाइंग इट। नो वन इज रेडी टू सेल एट दिस लेवल एज वेल। चिराग, जिस तरह से बहुत बड़े वॉलेटाइल मूव्स हमने यहाँ पर सिल्वर में आता हुआ देखा है, और किसी को भी वो टाइम भूला नहीं होगा जब हमने लास्ट टाइम इस तरह के प्राइसेस बनते हुए देखे थे। क्या लोगों ने लॉसेस भी उठाए हैं, लॉसेस बुक करे हैं, या फिर जैसे आपने कहा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो स्टेडी हैं? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो स्टेडी है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जितने थे उन्होंने मुनाफा वसूली करके ऑलरेडी एग्जिट ले लिया है। तो और जो मेजर बाइंग थी चिराग, जो मेजर बाइंग थी वो कहाँ पे आई थी? लाख, 1.5 लाख के बीच में, या 2 लाख, 2.5 लाख के आसपास? तो जो मेजर बाइंग थी दैट वाज बिटवीन 175 एंड 250। तो हमने लास्ट 4-5 महीना वी हैव बीन एट एन एवरेज ऑफ 275 एंड 270। तो हम ऐसे स्तर पे थे जहां पे अगर किसी ने 3 लाख पे भी ली थी तो उसने 3,80,000 में ऑलरेडी वो उसका प्रॉफिट बना चुका था वो। तो इतना कोई मार्केट में ऐसा कोई पैनिक नहीं है कि हमारा इन्वेस्टमेंट 3,50,000 का रह गया है और हमने सेल नहीं किया है। सो दैट इज नॉट काइंड ऑफ मार्केट व्हिच वी एक्सपीरियंस्ड लाइक 7-10 years ago। फेयर पॉइंट। तो जैसे आपने कहा जो नई चांदी है, इंपोर्ट्स को लेकर ऑफ कोर्स यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ी चिंता है, और आगे सामने फेस्टिवल एंड वेडिंग सीजन है। क्या रिटेल बाइंग कुछ बहुत वेडिंग या फेस्टिवल के चलते आनी शुरू हुई है, या फिर आपको लगता है कि वो अभी दिखी नहीं है मार्केट्स में? Manisha ji, not yet, but I think down the line 1 month, July, August, I am very optimistic कि रिटेल डिमांड आएगी, और जो फिजिकल सिल्वर है, फिजिकल सिल्वर का प्रीमियम अगर यही स्थिति रही इंपोर्ट की, तो वी कुड सी एट $5 और $7 ऑफ फिजिकल प्रीमियम गोइंग अप बाय द टाइम रिटेल मार्केट में आएगा। यानी कि जुलाई अगस्त में अगर इंपोर्ट्स की स्थिति सुधरती नहीं है तो ये प्रीमियम बढ़ के 5 से 7 हो सकता है।
हो सकता है। यस ऑलराइट चिराग, एक फाइनल चीज यहाँ पर, किस तरह से मार्केट्स में बाइंग है अगर पिछले साल के कंपैरिजन में इसको देखा जाए, या क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर यहाँ पर देखें? अप्रैल ऑफ कोर्स हमारी बात हुई थी कि अच्छा गया था अक्षय तृतीया, मई और जून स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन पे है। बिल्कुल, मई और जून स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन पे है। एक्चुअली अगर आप लास्ट 10-20 साल का भी अगर डेटा देखोगे मनीषा जी, एवरी मई जून जब तक बारिश नहीं आती है तब तक इंडियन का जो फिजिकल सिल्वर का जो डिमांड होता है वो कम ही होता है। और प्राइस भी वो टाइम पे ऐसे कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट होती नहीं है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वी आर स्टिल एट अ सेम काइंड ऑफ अ वेरी स्लगिश डिमांड। मतलब वो एक ऐसा चीज है कि जब जुलाई अगस्त जब सीजन आना शुरू होता है उसके पहले का एकदम वो शांत वातावरण वाला मार्केट है। और वैसे ही हमने इस बार भी, ये साल भी हमने एक्सपीरियंस किया है। ऑलराइट, तो वेल ये सोने चांदी की बात है जहां पर दोनों में ही एक स्लगिशनेस देखने को मिली है। सोना एट प्राइस है, एट पैरिटी है, लेकिन चांदी में प्रीमियम्स यहां पर लौटते हुए नजर आए हैं। ब्रेक में जाएं उससे पहले एक फाइनल सवाल आपसे किशोर, क्रूड में अब यहां पर आपको क्या लगता है, 75 की तरफ जा रहे हैं हम? जो वीकनेस है, वी आर एक्चुअली टारगेटिंग मच लोअर देन हियर। सी फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको ऑलमोस्ट अराउंड 4 मिलियन बैरल के आसपास का एडिशनल सप्लाई आपको आने का आशंका है। एंड सो दैट विल टेक यू टू अराउंड $72 एक्चुअली। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रहेगा। इमीडिएट सपोर्ट है इंडियन मार्केट्स में 6,850 के आसपास जो सपोर्ट्स है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है वापस, बट अगेन इट्स अ underlying around $72-73 is Brent. ऑलराइट, तो मुनाफा वसूली सिर्फ सोने चांदी में ही नहीं, अक्रॉस कमोडिटीज में फिलहाल देखने को मिली है और कच्चे तेल में भी यहाँ पर बिकवाली की ही राय किशोर की तरफ से आती हुई। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। BC Awaaz and India Bonds present Bond Street. स्वागत है आपका बॉन्ड स्ट्रीट में, और आपको बता दें कि बाजार की हलचल इस बार, इस हफ्ते कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड्स में स्थिरता यहां पर कायम है। पिछले हफ्ते कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में तेजी देखने को मिली थी, तेज बढ़त भी थी, लेकिन अब घरेलू बाजार और ग्लोबल मार्केट्स में कोई बहुत बड़ा संकेत नहीं है। कच्चे तेल के प्राइसेस $78 के नीचे कारोबार कर रहे हैं, और पोर्टफोलियोज में ऑफकोर्स हमने यहाँ पर कुछ बदलाव बनते हुए जरूर देखे हैं। उसका एक असर यहाँ पर मार्केट्स में है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर इम्पैक्ट करती हुई। सेकेंडरी मार्केट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमने ट्रेडिंग बढ़ते हुए देखी है। 117 बिलियन के बॉन्ड्स इशुएंसेस आज यहाँ पर स्केड्यूल्ड भी हैं, जिस पर बाजार की नजर होगी। ओवरऑल अगर आपको सेकेंडरी मार्केट्स की वॉल्यूम का बता दें तो फ्राइडे को ये 164 बिलियन था, जो कि हल्का सा घट के 141 बिलियन पर यहाँ पर मंडे में यहाँ पर कारोबार हुआ। काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ पर इशुएंसेस आज भी लेके आ रही हैं, और इसमें कई बड़े बड़े नाम भी हैं। टोरेंट पावर आपकी स्क्रीन पे है, जो कि 38 बिलियन के लिए यहाँ पर बाजार में है और रकम जुटाने की कोशिश भी है। बजाज फाइनेंस भी 5 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स लेकर आ रहे हैं और 20 बिलियन ये यहाँ पर बाजार से जुटाना चाहते हैं। अगला बड़ा नाम यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस का है, जो कि 35 बिलियन यहाँ पर जुटाना चाहते हैं, और ये नवंबर 2029 के बॉन्ड्स की मैच्योरिटी के साथ ये रकम जुटा रहे हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर मार्केट्स में है, NCDs के जरिए ये भी रकम जुटाना चाहते हैं और 5 बिलियन जुटाने की इनकी भी योजना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कई सारी दूसरी कंपनीज भी हैं। MAS फाइनेंशियल सर्विसेज की भी यहाँ पर बॉन्ड जुटाने की योजना है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण भी यहाँ पर बॉन्ड से फंड जुटाएगा, एंड क्रेडाइल फाइनेंशियल भी यहाँ पर बाजार में इसीलिए है। PSUs और बड़ी सरकारी कंपनियां बहुत जल्दी अपने बोरोइंग प्लान्स यहां पर जारी करेंगी, और जो अगला डायरेक्शन है मार्केट्स का वो बेसिकली यहीं से आता हुआ नजर आएगा। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street. Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.